हेलो एवरीवन। हम आज बीएससी सेकेंड ईयर में अगले टॉपिक पे बात करेंगे पीएच वैल्यू के बाद। तो पीएच मान के बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेता हूँ जो बहुत आपके पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है और जिसको हम लोग बोलते हैं बफर विलियन। देखिए टॉपिक है बफर विलियन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन क्या है समझेंगे इस बात को। देखो, एक बफर का मतलब ये होता है कि बफरिंग कर रहा है, ऐसा कहीं बोलते हैं ना, नेट सर्फ कर रहे थे तो बफर कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो बफर का मतलब है चेंज को रेजिस्ट करना। इसका मतलब क्या? चेंज को रोकना। चेंज को रोकने से क्या तात्पर्य है भाई? किस चेंज को? तो हम बोलेंगे यहाँ पर पीएच में चेंज को। ऐसा विलियन जो पीएच में चेंज को रोकता हो। पीएच में चेंज नहीं करता हो ये बोलना गलत है, क्योंकि पीएच में चेंज तो हो सकता है, क्योंकि भाई कब तक सहेगा, उसका कुछ लिमिट होगा। तो पीएच चेंज को रोकने की कोशिश करता है, एक लिमिट तक रोक सकता है या ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने देता। तो ऐसे विलियन को हम लोग बोलते हैं बफर विलियन। लेकिन कब कब रोकता है, कंडीशन भी उसने डेफिनेशन में डाल दिया कि थोड़ी मात्रा में अम्ल, थोड़ी मात्रा में क्षार या कुछ देर रखे रहने पर। क्या क्या बोला? थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला दो तो, या थोड़ी मात्रा में क्षार मिला दो तो, या कुछ देर रखे रहने पर जो बफर का पीएच है वो बदलता नहीं है। तो बफर के पीएच का क्या बफर विलियन का क्या परिभाषा बनेगा भाई? ऐसा लिखें, वह विलियन जिसका पीएच मान अम्ल, क्षार, यहां सूक्ष्म मात्रा में लिख देना, सूक्ष्म मात्रा में अम्ल क्षार मिलाने पर नहीं बदलता बफर विलियन कहलाता है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते थे कि सूक्ष्म मात्रा में अम्ल क्षार मिलाने पर और या विलियन को अधिक देर तक रखे रहने पर भी पीएच नहीं बदलता है। तो या इंग्लिश में लिख सकता हूं, सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH, upon addition of small amount of acid or base। कई जगह लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम एसिड बेस लिखते हैं, काफी है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। ये बनता कैसे है इसको थोड़ा सा समझना है ना। कारण पे थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, पहले इसके इक्वेशन पे बात कर लेता हूं। जैसे देखें, ये होता है दो प्रकार का, है ना, पीएच के हिसाब से ही दो प्रकार का होता है। मतलब इसको बांटते हैं दो प्रकार में, वो भी किसके आधार पर? पीएच के आधार पर। मतलब अगर पीएच से जो बफर विलियन है उसका पीएच 7 से नीचे है तो हम बोलेंगे अम्लीय बफर। क्या नाम देंगे? अम्लीय बफर। अम्लीय बफर कहलाएगा कब? जब पीएच 7 से नीचे है। एसिडिक बफर। और जब पीएच 7 से ऊपर है तो उसको बोलेंगे क्षारीय बफर। क्षारीय
बफर, क्षारीय बफर, इसको दूसरे शब्दों में अल्कलाइन बफर बोलेंगे। अल्कलाइन बफर, क्षारीय बफर, ठीक है भाई। तो अम्लीय एसिडिक बफर और एल्कलाइन बफर, ऐसा दोनों में अगर देखें तो किस किस चीज का मिक्सचर होता है पहले उसको सोच लेते हैं। बफर सॉल्यूशन याद रखें एक सॉल्यूशन नहीं होता, एक से अधिक प्रकार के सॉल्यूशन को मिलाने से ही बफर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। हाँ, इधर देखेंगे अम्लीय बफर में जो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक होता है वीक एसिड, वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट होता है, इसी वीक एसिड का सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं, मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा। पहले वीक एसिड चाहिए, फिर सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, मतलब इस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। कैसे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर वीक बेस होता है, क्या होगा, वीक बेस, और प्लस यहाँ वीक एसिड था, यहाँ पर वीक बेस होगा, प्लस क्या, फिर इसको रिपीट करूंगा थोड़ा सा बदल के, कैसे, सॉल्ट किसका, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ जो वीक बेस है उसका, एक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। ऐसे उल्टा क्यों, बस इस वीक बेस का एक कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसी बेस से बना हुआ सॉल्ट को यहां रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे CH3COOH, ये क्या है, ये एक एसिटिक अम्ल है, दिस इज एन एसिटिक एसिड। इस एसिटिक अम्ल का कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, तो ये वाला जो भाग है ना, ये इतना कॉन्जुगेट बेस होता है, मतलब CH3COO माइनस, क्या बोला, CH3COO माइनस। तो CH3COO माइनस क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। और इसको हटा के यहाँ पर हम कोई मेटल ला देते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट बना दिया, तो ये क्या हुआ, ये देखो इतना हिस्सा कॉमन है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस पार्ट है, और उसी में हम लवण लगा दिए, तो सोडियम लगा दिया तो लवण बन गया। तो ये क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड, और ये सोडियम एसीटेट। तो ये एसिटिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का। सोडियम एसीटेट किसका एग्जाम्पल है, इसी वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये उसका लवण। तो यहाँ लिखा हूँ इंग्लिश में, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, हिंदी में बोल सकते हैं वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के लवण। उधर एग्जाम्पल देखें, वीक बेस है, एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो पार्ट है, अमोनियम पार्ट, ये क्या है, ये कहलाता है इस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड है, और इसमें Cl माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका लवण, ठीक। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये एक तरह से बफर विलियन का इंट्रोडक्शन हो गया है। हाँ, अब इसके पीएच का फॉर्मूला और इसके पीएच के फॉर्मूला पे चलेंगे, है ना। उस पीएच के फॉर्मूला को है जो देता है जिस कॉन्सेप्ट से, उसको बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। तो कैसे होता है, मैं दोनों का दोनों साइड अलग अलग दिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट करें। देखेंगे, ये दो हमने एसिड का फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो इक्वेशन आता है, जो इसकी पीएच को डिसाइड करता है, उस इक्वेशन का नाम होता है हेंडरसन हेज़लबैच। इंग्लिश नाम भी लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है हिंदी वाले में,
एंडरसन हेजलबैच इक्वेशन बोलते हैं, है ना। यही नाम इधर भी आएगा, सेम नाम यहाँ भी, दोनों एक ही डेरिवेशन से आता है, इसलिए दोनों का एक ही नाम है। क्या है ये, तो ये जरा देखें, ये बड़ा इजी फॉर्मूला है। पी एच इक्वल्स टू पी के ए और प्लस लॉग, ऊपर रहेगा सॉल्ट और नीचे रहेगा एसिड, इनका कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर सॉल्ट हो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन और नीचे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। काफी तरह उसी तरह यहाँ एक्चुअल में डायरेक्ट पीएच नहीं निकलता, पहले निकलता है पीओएच और फिर क्या रहेगा पीकेबी प्लस लॉग, फिर यहां से सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक भाई। ये देखें पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये बेस कौन सा, ये वीक बेस, और ये सॉल्ट कौन सा, ये। तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। ये पीकेबी क्या है भाई, पी का मतलब तो आप समझ चुके हैं, पी का मतलब क्या, माइनस लॉग ऑफ के ए, और के ए क्या है, वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली पी के बी क्या है, तो पी मतलब माइनस लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ के बी, मतलब के बी मतलब बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डेरिवेशन बहुत ही टफ नहीं है, उसे डेरिवेशन पूछता नहीं है, पर फिर भी डेरिवेशन आप करना चाहते हैं तो इसी एसिड के डिसोसिएशन का वियोजन करके ही आप काम कर सकते हैं। बहुत इजी चीज है ये, है ना। कैसे, आप देख लो, अगर करना चाह रहे हैं तो CH3COOH ये वीक एसिड है, अब डिसोसिएट करो CH3, मैं दोनों को मिलाकर एक ही बार करूंगा, फिर बेस का आप खुद कर लेना। ये लीजिए, इसको फिर क्लोज कर दिया हूँ फिलहाल, और इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ, फिर बेस का डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, अपने अपने साइड में कर लेना, चलेगा। CH3COO माइनस और ये हो जाएगा H प्लस, ठीक है। फिर क्या, यहां पर Ka बोलूंगा तो क्या होगा, CH3COO माइनस और ये H प्लस, इस तरह से रेशो बन जाता है। नीचे डिवाइड किसको करूं, CH3COOH को, ठीक है। तो अब यहां से मैं इसको H प्लस को बस छोड़ दूं इधर और इसको इधर कर दूं, फिर माइनस लॉग ले लूं तो माइनस लॉग H प्लस का पीएच बन जाएगा, तो बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। इसको इधर ले लूं तो क्या होगा, देखो जरा, Ka मल्टीप्लाइड बाय CH3COOH हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आओ नीचे, CH3COO माइनस, और इधर क्या बच गया, इधर H प्लस बच गया। अब बारी किसका है, लॉग लेने का, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। तो लॉग ले लूंगा तो क्या होगा, जरा देखिए, ये एक तरह से सॉल्ट का कंजुगेट बेस है ना, यही सॉल्ट वाला हिस्सा बनाएगा और ये वाला वीक एसिड बनाएगा। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग Ka, और यहाँ इंटू है तो इंटू का प्लस कर देता हूँ, लॉग दिस बाय दिस CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस इक्वल्स टू लॉग H प्लस। अब उसी में एक चीज और करना है, माइनस लॉग लेना है, तो इधर माइनस लॉग ले लूंगा, है ना, तो ये पीके बन जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये पलट लेना, और ये माइनस लॉग मतलब पीएच बन जाएगा, हो गया। फिर फॉर्मूला ये वाला निकल जाएगा फॉर्मूला। तो देखो क्या होगा, मैं माइनस यहीं पर डायरेक्ट ले लेता हूँ, जगह कम है, ये माइनस ले लिया, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। अब बताओ, ये हो गया क्या, पीएच, ये क्या हो गया पीकेए, और नीचे माइनस को प्लस करना चाह रहा हूँ तो लॉग करके इसको उलट देते हैं, इसको उलट दीजिए, तो CH3COO माइनस ये हो जाएगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि सॉल्ट ही 100% आयनाइज होता है, इसीलिए ये जो आयन है वो सॉल्ट से ही आएगा, ये मानते हैं। और ये भी कैसे, तो फॉर्मूला तैयार हो गया आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बेस का कर सकते हो डेरिवेशन, तो बफर के डेरिवेशन में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। लिखिए भाई इसको, देखिए एक शब्द आता है बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, तो बफर कैपेसिटी को बफर क्षमता बोलते हैं, ठीक है, बफर क्षमता, बफर
कैपेसिटी को बफर क्षमता बोलते हैं। बफर कैपेसिटी को बफर क्षमता बोलते हैं। क्या है, एक नया शब्द आ गया, इसको वैसे नोटेशन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या नोटेशन है, फाई। क्या बोलते हैं इसको, फाई। फाई किसको बताता है, बफर के कैपेसिटी को बताता है। तो जब बफर पढ़ लिए तो बफर कैपेसिटी भी हो जाना चाहिए। तो है बड़ा इजी चीज। कैसा, इसका अगर इक्वेशन वाइज डेफिनेशन देता हूँ तो देखना बफर कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। केवल फॉर्मूला ही देना है, केवल उसका बफर के टॉपिक में ही जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक है वो। क्या होता है इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1000 ml of 2000 ml of 2000 ml of the buffer solution, 1000 ml of the buffer solution। और नीचे क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। तो अब हिंदी में समझा देता हूं, फिर इंग्लिश एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या होगा, इधर पीएच मान में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन, ठीक है, पीएच में परिवर्तन। और ऊपर क्या रहेगा कि 1 लीटर बफर विलियन में, 1 लीटर बफर विलियन में प्रबल मिलाए हुए प्रबल अम्ल या क्षार के मोल, कितने मोल हमने 1 लीटर बफर मिलाया है। हमने बोला ना भी बफर का मुख्य काम क्या, बफर का मुख्य काम यह बताया गया कि इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाओ तो पीएच में चेंज को रोकता है। तो यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखा है कि ये बफर कैपेसिटी पहला तो है क्या, बफर कैपेसिटी बफर की उस पीएच को चेंज को रोकने की क्षमता को मापने का एक समीकरण है, या मापने का एक पैमाना है, मापने का एक टर्मिनोलॉजी है जो बफर की क्षमता को नापता है, ठीक है ना। तो कैसे बोलता है कि बफर क्षमता ये बोलता है कि आपने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लिया, उसमें कितना मोल H प्लस दिया ऊपर रहेगा, एक कितना मोल OH माइनस दिया ऊपर रहेगा, अम्ल या क्षार, बेसिक बफर तो बेस मिला दो, एसिडिक बफर तो एसिडिक मिला दो। हालांकि क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज को बताने के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमने ऊपर मिला दिया, अब नीचे क्या, नीचे कितना पीएच में परिवर्तन हुआ। पीएच में परिवर्तन जीरो को हमेशा ऐसा नहीं है बफर का मतलब, पीएच में परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी क्षमता है। तो पीएच में परिवर्तन नीचे रख दो, इससे पता चलेगा कि ये ज़्यादा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब बफर कैपेसिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी का वैल्यू अच्छा होने से बफर की जो चेंज को रोकने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। बस और कुछ नहीं है इसमें, इसके अंदर। क्लियर है, चलिए नोट करें इसको। देखिए एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। 0.2 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड और 0.02 मोल पर लीटर सोडियम एसिटेट को मिलाने पर प्राप्त बफर विलयन का पीएच निकालिए। गिवन है pKa ऑफ द एसिटिक एसिड इक्वल्स टू 4.74, ये वैल्यू दिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा हेल्प कर दिया है। और अब देखिए मिक्सचर देख के समझ जाइए आप कि ये जो मिक्सचर है वो कैसा बफर है, एसिडिक बफर है ना, ये एसिडिक बफर का सॉल्यूशन है। तो एसिडिक बफर का सॉल्यूशन है, तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, तो पीएच इक्वल्स टू होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना, pKa सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन
और नीचे क्या रह जाएगा, एसिड का कंसंट्रेशन। ये वीक एसिड मतलब समझ जाइए वीक एसिड है यहाँ। अब रखिए जो है 4.74 ये हो गया प्लस लॉग, याद रखिए ये जो वैल्यू रखा होता है ना वो हमेशा मोलारिटी या मोल पर लीटर में होना चाहिए, है ना। अदर वैल्यू रखने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट जब भी लग जाए आप समझ जाइए मोल पर लीटर में ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये भी तो मोल पर लीटर ही है, तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्ट का कहाँ है भाई, ये सॉल्ट का ये है 0.02 और एसिड का क्या है 0.2। तो लगभग काटोगे तो ये 1/10 बचेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार लूँ 4.74, इस साइन को अगर बीच में माइनस कर देता हूँ मैथमेटिकली तो ये log 10/1 हो जाएगा और log 10 होता है 1, तो 1 कर दूँ तो 4.74 - 1 हो जाएगा, तो 3.74 विल बी आंसर। ये हो गया इसका पीएच का आंसर, ठीक है। तो ऐसा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा पी के एक जगह के ए दे दे, के ए दे देगा तो माइनस लॉग करके पहले पी के निकालना, यहाँ रख देना, फिर बाकी ऐसा है। हो सकता है इसके जगह ग्राम देते इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, इसके ग्राम को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, अब प्रति लीटर निकाल देंगे। कहने का मतलब मोलरता निकाल के ही रखना है, और सीधा सीधा दिया तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, चलिए नोट करें इसको। देखिए एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर रहा हूं जिसमें बफर का पीएच क्यों नहीं बदलता उसका भी कारण छुपा हुआ है। टॉपिक का नाम है सम आयन प्रभाव या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है ये थोड़ा सा समझे। कॉमन आयन इफेक्ट को या सम आयन प्रभाव को मैं कैसे समझा सकता हूँ, जरा ध्यान सुनेंगे कि ये कोई एग्जाम्पल पहले लूंगा फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एसिटिक एसिड है ना, हमको बहुत अच्छे से पता है कि दिस इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल पूरी तरह तो आयनित होता नहीं है, कुछ भाग आगे निकल जाएगा ऐसा आयन बनाएगा और कुछ भाग जो बचेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा, कुछ आयन बनाएगा कुछ इस फॉर्मेट में, कुछ आयन बनाएगा कुछ इस फॉर्मेट में, सही है। अब यहां से मान लो मैंने एक प्रबल अम्ल मिला दिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होगा 100% आगे चल देगा, और एक हमको देगा Cl- और दूसरा देगा H+। अब देखिए हमारा मेन सॉल्यूशन इसका है वीक एसिड, उसमें थोड़ा सा 1 या 2 बूंद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन आयन को क्या है H+ है, ये कॉमन आयन है। तो इसका इस पर ये ज्यादा मात्रा में ना, हमको इस कम मात्रा वाले का असर उस पर देखना है। तो क्या होता है इस बड़े मात्रा में ये कॉमन आयन जाके मिल जाता है। तो देखो H+ की भीड़ क्या होगी, इकट्ठा होगी, प्रोडक्ट की मात्रा होगी बढ़ गई, इस पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है इसके मिलने से। तो ये क्या करता है, ये इसके आयनाइजेशन को पीछे धकेलता है ली शतली प्रिंसिपल से, कि ये सांद्रता प्रोडक्ट के बढ़ाओगे तो ये पीछे जाने का रिएक्शन और पीछे जाएगा, मतलब ये H+ जुड़ के वापस इसमें आएगा। तो H+ जुड़ के वापस इसमें आएगा तो क्या हुआ कि इसके आयन की मात्रा कम हो रही है, किसके आने से, इस कॉमन आयन के आने से। कहां से आया कॉमन आयन, प्रबल अम्ल से। यही जो कॉमन आयन का प्रभाव है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। आई बात समझ में। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। क्या, थोड़ा बेसिक बफर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्पीसीज देखा NH4+ और OH- आ रहा, ऐसा आयनाइजेशन होगा। 1 या 2 ड्रॉप हमने यहाँ पर क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। तो NaOH मिलाया तो क्या होगा, NaOH पूरी तरह कंप्लीट आयनाइजेशन शो करता है, और कंप्लीट आयनाइजेशन शो करता है तो ये वाला हिस्सा इसमें जाके मिक्स हो जाता है, इससे ये इसको आयनाइजेशन को कम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आयन OH है, देखो दोनों तरफ OH, कॉमन आयन के आने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कॉमन आयन इफेक्ट है भाई। अब डेफिनेशन एक शब्दों में बना देता हूँ, कैसे,
जरा देखो दोनों के लिए कॉमन, दोनों एग्जांपल है कॉमन। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। तो डेफिनेशन ये बनेगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त कॉमन आयन के कारण घट जाती है, जिसे उस प्रबल विद्युत अपघट्य का कॉमन आयन, प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त आयन का कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है ना। जैसे मैं सरल शब्दों में लिखूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर, प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर, प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन, दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनन की मात्रा घट जाती है, घट जाती है। इसे ही कॉमन आयन प्रभाव कहा जाता है, इसे ही सम आयन प्रभाव कहा जाता है। देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्य समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर, दुर्बल विद्युत अपघट्य समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल, यहां लिख दो, थोड़ा सा सेंटेंस बता रहा हूं, दुर्बल विद्युत अपघट्य में, हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा घट जाती है। इस प्रभाव को ही सम आयन प्रभाव कहा जाता है ना। तो यहां पर इंग्लिश में लिखूं, ऑन एडिंग common ion of strong electrolyte to weak electrolyte, degree of ionization of weak electrolyte decreases, degree of ionization of weak electrolyte decreases. This effect is known as common ion effect, common ion effect। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट को मैं डेफिनेशन पे दे दिया हूं। बफर, एसिडिक बफर में यही होता है, हाँ, एसिडिक मिलाने से ये वापस खींच लेता है, बेसिक बफर में ये होता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एसिडिक बफर में यही चॉइस होता है, ऐसा नहीं। आप एसिडिक बफर में बेस में मिला के देख लो तो कॉमन आयन तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर ये H और OH मिलकर बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर कॉमन आयन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, जब एसिडिक बफर में एसिड मिलाओगे, बेसिक बफर में बेस मिलाओगे, तब कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा। तो खैर, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, मेन डेफिनेशन ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में कमी आती है। क्यों? कॉमन आयन ली सर्कुलर प्रिंसिपल से उसको पीछे भेजता है, उसके आयनाइजेशन को, बस यही है। अब शब्दों में चाहे आप जैसा भी जमा के लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यही इसका एसिडिक बफर में एसिड मिलाने पर, बेसिक बफर में बेस मिलाने पर जो होता है वो उसका कारण है। तो इतना रखें आज, फिर आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में।